बोलना, ठीक है? हाँ जी सर। ओके। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। सो हमने जो लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे टॉपिक्स, वो तो अभी वो टॉपिक और इस टॉपिक का ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। लास्ट लास्ट चार लेक्चर्स में हमने हाइब्रिड पैरामीटर्स के बारे में देखा था, और हमने इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर इन सीई मोड वो देखा था, सीई एम्पलीफायर का। आज जो हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है वो पढ़ेंगे। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि थर्मल रनवे और बायस स्टेबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है? उसी ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर को ही क्या बोलते हैं, क्विसेंट पॉइंट। ओके, क्विसेंट पॉइंट बोलते हैं या क्यू पॉइंट शॉर्ट में। ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर को क्या बोलते हैं, क्विसेंट पॉइंट और क्यू पॉइंट इन शॉर्ट, शॉर्ट में क्यू पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट पढ़ने के पहले मैं जो चीज बताने वाला हूँ ट्रांजिस्टर के बारे में, वो जो तुमने पढ़े होंगे लास्ट ईयर, ओके, सेकेंड ईयर में, फिर से एक बार रिकॉल करूंगा कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या होती है ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर के ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सब चीजें मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद हम आगे जाएंगे कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है? तो ये देखो, मैं बताने वाला हूँ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर के टू टाइप्स होते हैं, पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, जनरली बेसिकली जो ज़्यादा यूज होता है वो ट्रांजिस्टर कौन सा होता है, एनपीएन इन सीई मोड, कॉमन इमिटर मोड वाला ट्रांजिस्टर। तो उसी के बारे में बात करेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ओके, एन मतलब नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। ओके, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में देखेंगे। तो ट्रांजिस्टर का सिंबल मैंने बताया था क्या होता है, ये देखो, ये है ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये ट्रांजिस्टर में ये जो एरो है, ये एरो क्या है, बाहर की तरफ, ओके, आउटवर्ड। सो दिस इज एनपीएन। अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो ये एरो इनवर्ड होता, या एरो आउटवर्ड है, इमीटर बेस, इमीटर की तरफ एरो का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर मतलब इमीटर क्या होता है, नेगेटिव, बेस क्या होता है, पॉजिटिव, और कलेक्टर क्या होता है, नेगेटिव। ओके, सो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो उसमें इमीटर होगा नेगेटिव, बेस होगा पॉजिटिव, और कलेक्टर होगा नेगेटिव। अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो इमीटर क्या होता, पॉजिटिव, बेस होता नेगेटिव, कलेक्टर होता पॉजिटिव। बट इट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, दैट्स व्हाई इमीटर इज नेगेटिव, बेस इज पॉजिटिव एंड कलेक्टर इज नेगेटिव। ओके, सो कोई भी ट्रांजिस्टर नॉर्मल ऑपरेशन मोड, फॉर एवरी नॉर्मल ऑपरेशन मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, तो क्या होता है, बेस, ओके, बेस एंड इमीटर, बेस और इमीटर जंक्शन शुड बी इन फॉरवर्ड बायस एंड बेस एंड कलेक्टर जंक्शन शुड बी इन रिवर्स बायस। ये सब तुमने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में। अगर कोई भी नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, अगर ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करना है तो नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में क्या होता है, बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो अभी ये कैसे होता है ये मैं बताऊंगा, ठीक है? तो अभी देखो, ये है बेस, ठीक है? तो ये बेस क्या कंस्टिट्यूट करता है, बेस करंट, ये थे, ठीक है? आईबी क्या है, बेस करंट, इट इज टूवर्ड्स द बेस, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, टूवर्ड्स द बेस। ये जब तुमने मैकेनिज्म पढ़ा था एनपीएन ट्रांजिस्टर का, तो बेस करंट का डायरेक्शन बेस की तरफ ही क्यों होता है, ये तुमने उस वक्त पढ़ा होगा। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना है कि बेस जंक्शन, ये बेस की तरफ जो करंट आता है आईबी, उसका जो डायरेक्शन होता है वो टूवर्ड्स द बेस होता है, ठीक है? तो आईबी इज बेस करंट, आई इज इमीटर करंट। तो देखो, ये एरो है आउटवर्ड की तरफ, इसलिए इमीटर करंट क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इमीटर करंट होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? और ये आईबी करंट क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में। और तीसरा करंट क्या होता है, आउटपुट करंट, दैट इज आईसी, ये है आईसी, ठीक है? कलेक्टर करंट, और कलेक्टर करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट में, मतलब कलेक्टर जंक्शन की तरफ, ये वाला डायरेक्शन है। सो इस ट्रांजिस्टर को अगर ऑपरेट करना है, इस ट्रांजिस्टर का नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में रखना है, इफ यू वांट टू ऑपरेट दिस ट्रांजिस्टर इन नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन, सो द कंडीशन इज दैट बेस इमीटर जंक्शन शुड बी इन फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी इन रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस कैसे हम करेंगे,
जंक्शंस को बीई को कैसे, बेस इमिटर जंक्शन को कैसे फॉरवर्ड बायस में करेंगे और बेस कलेक्टर जंक्शन को कैसे हम रिवर्स बायस में करेंगे। हम क्या करेंगे, एक डीसी पावर सप्लाई, एक बैटरी लगा देंगे, ठीक है। तो बैटरी का अगर पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये ट्रांजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ट्रांजिस्टर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। उल्टा इसका रिवर्स, अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ट्रांजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ट्रांजिस्टर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस। तो इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में क्या होना चाहिए, बीई मतलब बेस इमिटर जंक्शन शुड बी इन फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी इन रिवर्स बायस। तो अभी देखो कैसे रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस लगाते हैं हम इस ट्रांजिस्टर को। लेट्स सी how to do the forward biasing and reverse biasing to this transistor, let's see। okay, so क्या किया मैंने, बैटरी और इमिटर बेस जंक्शन, ये इमिटर का जंक्शन यहां से है यहां तक, बेस का है यहां से आ रहा है यहां तक, तो उसको मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया। मतलब इमिटर जंक्शन यहां क्या है, नेगेटिव, तो उसको बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ मैं लगाऊंगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। यहां बेस क्या है, पॉजिटिव, तो उसको बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ लगाऊंगा, बेस क्या, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो देखो ये है बैटरी, इसका नेगेटिव टर्मिनल इमिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाया और इस बेस का पॉजिटिव टर्मिनल इसके बैटरी के पॉजिटिव। और ये जो बैटरी है, ये जो पावर सप्लाई है दैट इज डीसी पावर सप्लाई, एसी सिग्नल हम नहीं दे रहे हैं। यहां नो सिग्नल क्यों लिखा है, ये एसी है, ठीक है। ट्रांजिस्टर को हम एसी सिग्नल भी देते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम इसको एसी सिग्नल नहीं दे रहे हैं, ओनली हम डीसी सिग्नल दे रहे हैं डीसी पावर सप्लाई से। और ये वीबीबी क्या है, वोल्टेज सोर्स है, दैट इज डीसी पावर सप्लाई। तो डीसी पावर सप्लाई और ये बैटरी है, ओके, वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरी है, डीसी पावर सप्लाई। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमने बेस के साथ अटैच किया, इसका नेगेटिव टर्मिनल है इमिटर के साथ अटैच किया, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कर दी हमने क्या किया, बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखा। एसी सिग्नल नहीं है, नो सिग्नल, AC इज जीरो, AC सिग्नल इज जीरो, बट हमने DC सिग्नल लगाया है, DC पावर सप्लाई के साथ लगाया है। DC पावर सप्लाई मतलब बैटरी लगाया है और उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ट्रांजिस्टर बी के साथ अटैच किया, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर, और उसका नेगेटिव टर्मिनल इमिटर मतलब नेगेटिव के साथ अटैच किया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अटैच किया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। इसलिए हमने बेस और इमिटर जंक्शन को क्या रखा है, फॉरवर्ड बायस में रखा है। क्यों फॉरवर्ड बायस में रखा है, अगर इस ट्रांजिस्टर को तुमको ऑपरेट करना है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में, तो बेस और इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायस में तुमने कैसे रखा, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ। तो ये हो गया, बेस इमिटर जंक्शन को तुमने फॉरवर्ड बायस कर दिया। सेकेंड ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, कलेक्टर और बेस जंक्शन शुड बी इन रिवर्स बायस। कलेक्टर और बेस जंक्शन, ये देखो कलेक्टर जंक्शन नेगेटिव है, बेस जंक्शन पॉजिटिव है, तो ये सीबी को क्या करोगे तुम, रिवर्स बायस करोगे। बी को तुमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस किया। ये अभी मैंने बताया फॉरवर्ड बायसिंग किसको बोलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। अब तुम क्या करोगे, बीसी को रिवर्स बायस करोगे। ये बीसी को रिवर्स बायस करोगे तो जो दूसरी बैटरी लगाओगे तुम, सी का जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ लगाओगे और बी का जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ। तो देखो दूसरी बैटरी लगाया तुमने आउटपुट जंक्शन के तरफ, सी बी के तरफ। तो दूसरी बैटरी देखो कैसे लगाया तुमने, यहां पर, ठीक है, उसको बोलेंगे वीसीसी, ठीक है। इसका पॉजिटिव देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट है कलेक्टर का, और ये नेगेटिव टर्मिनल बेस के साथ इधर देखो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। मतलब ये बेस के साथ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ कलेक्टर का नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो कलेक्टर है नेगेटिव, बैटरी है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, बेस है पॉजिटिव और ये बैटरी है नेगेटिव, बेस पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो ये हो गया रिवर्स बायस।
तो बी और सी को तुमने क्या कर दिया, रिवर्स बायस, बी और ई को क्या कर दिया तुमने, फॉरवर्ड बायस यूजिंग द डीसी पावर सप्लाई बैटरी। ये है इनपुट को बैटरी लगाया वीबीबी, आउटपुट को बैटरी लगाया वीसीसी, पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर के नेगेटिव के साथ, नेगेटिव टर्मिनल बेस के पॉजिटिव के साथ, इसलिए इसको रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। इसलिए माइनस प्लस, माइनस प्लस है यहाँ पे, यहाँ प्लस माइनस है, ये फॉरवर्ड बायसिंग। तो इस तरीके से अगर इस ट्रांजिस्टर को तुमको ऑपरेट करना है तो बेस इमिटर जंक्शन शुड बी इन फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी इन रिवर्स बायस। आरएल क्या है, लोड रेसिस्टेंस। अगर तुमको आउटपुट मेजर करना है तो लोड रेसिस्टेंस लगाना पड़ता है, इसलिए ये जो पार्ट हो गया आउटपुट पार्ट है, ये जो हो गया इनपुट पार्ट है। इसलिए आउटपुट पार्ट में तुमने यू हैव पुट load resistance and the current passing through the load resistance is IC, collector current, IC is output current, IB is input current, IE is emitter current, okay, that is IC। और IC का जो डायरेक्शन रहेगा रिवर्स रहेगा, ठीक है, ऐसा कलेक्टर जंक्शन की तरफ। तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर सर्किट एनपीएन मोड में इस तरीके से दिखता है। और अगर हमको आउटपुट वोल्टेज मेजर करना है, इनपुट वोल्टेज तो तुम सोर्स से दे रहे हो, if you want to measure the output voltage then you have to measure the output voltage through which junction, कलेक्टर और इमिटर जंक्शन के बीच में तुमको वोल्टेज मेजर करना पड़ेगा। ये वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज। इफ यू वांट टू मेजर द आउटपुट वोल्टेज यू हैव टू मेजर द आउटपुट वोल्टेज using this junction C and E junction, in between C and E junction जो potential drop होता है using this collector and emitter junction, that voltage is called output voltage and VCE is output voltage। तो यहाँ पे जो आउटपुट, ये आउटपुट पार्ट है, तो आउटपुट पार्ट में आउटपुट करंट क्या होता है IC, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है VCE, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट वोल्टेज और ये हो गया आउटपुट करंट, ओके। तो इस तरीके से इस ट्रांजिस्टर को अगर ऑपरेट करना है देन यू हैव टू मेक बीई फॉरवर्ड बायस एंड बीसी रिवर्स बायस, ओके। रिवर्स और फॉरवर्ड क्या होता है ये बताएं, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखो, अभी एक पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखो। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, एक पर्टिकुलर करंट लूप या वोल्टेज लूप में जितने भी वोल्टेजेस है उसका सम क्या होता है, जीरो होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में बताया था। यहां पे भी हम क्या करेंगे, आउटपुट पार्ट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो आउटपुट पार्ट कौन सा हो गया, ये देखो मेरा माउस का कर्सर देखो, ये जहां पे जिस रेक्टेंगल पार्ट में मूव हो रहा है दैट इज आउटपुट पार्ट, ठीक है। तो ये जो सर्किट हो गया बीच वाला, ये जो सर्किट है दैट सर्किट इज आउटपुट सर्किट, ठीक है। ये एक लूप कंप्लीट हो रहा है, यहां से लूप शुरू हो रहा है और यहां पे जाके कंप्लीट हो रहा है, तो ये एक लूप है। सो इस लूप में हम क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, सम ऑफ द वोल्टेज इन क्लोज लूप, ओके, सम ऑफ द वोल्टेजेस, सम मतलब SUM, सम एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन क्लोज लूप शुड बी जीरो, ओके। सो ये देखो कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं इस लूप में, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि कितने वोल्टेजेस आएंगे इस लूप में। मेरा माउस के कर्सर की तरफ ध्यान दो, ठीक है। ये देखो ये कर्सर है, तो यहाँ कौन कौन से वोल्टेजेस आएंगे, एक वोल्टेज तो इस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो दैट इज वन वोल्टेज। तो लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू आई, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो इस रेसिस्टेंस के थ्रू जितना वोल्टेज, कितना वोल्टेज आएगा, RL इंटू IC। लेकिन IC का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में IC बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए इस रेसिस्टेंस के थ्रू कौन सा वोल्टेज ड्रॉप होगा, -IC इंटू RL। फिर मैं देखो ये मेरा माउस का एरो है, सबसे पहले वोल्टेज कहाँ आएगा, रेसिस्टेंस के थ्रू, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होंगी, -IC इंटू RL, क्योंकि I इंटू R वोल्टेज होता है, ठीक है। तो माइनस क्यों, क्योंकि ये IC का डायरेक्शन नेगेटिव है, इसलिए -IC, क्योंकि हमारा लूप में हम कैसे जा रहे हैं, मेरा माउस का एरो देखो, माउस का एरो इस तरीके से जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे। तो मैं जिस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं तो करंट का डायरेक्शन नेगेटिव है, तो इसके ऑपोजिट, इसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसमें करंट क्या होगा, नेगेटिव, तो -IC इंटू RL होगा। यहाँ पे पहला वोल्टेज मिल गया। दूसरा वोल्टेज, फिर से मैं माउस को इधर लेके आ रहा हूँ इस एरो को, फिर बीच में कौन सा वोल्टेज सोर्स आ गया, VCC। तो यहाँ से देखो ये माउस का एरो है, ऐसे जा रहा हूँ मैं, ऐसे जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, एक वोल्टेज यहाँ पे आया -IC इंटू RL,
फिर जा रहा हो, अभी जा रहा हो तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया, तो ये वोल्टेज कौन सा है, वीसीसी। तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, फिर नेगेटिव, तो प्लस वीसीसी हो गया ये दूसरा वोल्टेज। फिर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया, तो नेगेटिव और इस टर्मिनल के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वीसीए। तो पहले नेगेटिव आया, इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस वीसी। तो इस लूप में 3 वोल्टेजेस है, इस आउटपुट लूप में 3 वोल्टेजेस है, ये तीनों का सम क्या होगा, 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किस तरीके से 3 वोल्टेजेस है, फिर से मैं बता रहा हूं, देखो ये माउस का एरो फॉलो करो, ऐसा ऐसा। पहला वोल्टेज हो गया इस रेसिस्टेंस के थ्रू माइनस आईसी इंटू आर एल, ये एक वोल्टेज हो गया आई इंटू आर। दूसरा वोल्टेज क्या हो गया, ये एक वोल्टेज सोर्स है, पहले पॉजिटिव आ रहा है फिर नेगेटिव, दूसरा वोल्टेज हो गया वीसीसी। फिर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तीसरा वोल्टेज आ रहा है ये वीसी, पहले नेगेटिव आ रहा है इसलिए माइनस वीसी। तो इस तरीके से किरचॉफ लॉ लगाएंगे इस आउटपुट लूप में। सो देखो, अकॉर्डिंग टू केवीएल, यूजिंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सम ऑफ 3 वोल्टेजेस इज 0। तो ये देखो सम ऑफ 3 वोल्टेजेस मतलब पहला वोल्टेज हो गया माइनस आईसी इंटू आर एल, प्लस दूसरा वोल्टेज हो गया वीसीसी। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि अगर हम ये लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव, इसलिए प्लस वीसीसी। लेकिन जब हम इसी लूप में ऊपर जाते हैं तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आता है ट्रांजिस्टर का इमीटर, तो इस वोल्टेज के तरफ जाते हैं तो पहले नेगेटिव आता है, इसलिए मैंने यहाँ वीसी में नेगेटिव लगाया। क्योंकि ये लूप में अगर हम जाते हैं तो पहले अगर ये रेसिस्टेंस के थ्रू जाते हैं तो ये करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट आता है, इसलिए मैंने माइनस आईसी इंटू आर। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव या ऑपोजिट डायरेक्शन में है आईसी, और जब हम VC की तरफ जाते हैं तो पहले इमीटर का टर्मिनल नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने माइनस VC लगाया। लेकिन जब VCC की तरफ जाओगे तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, इसलिए प्लस VCC। तो ये तीनों का सम अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ विल बी 0 माइनस आईसी इंटू आर एल, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो माइनस आईसी इंटू आर एल, प्लस दूसरा वोल्टेज है VCC इस लूप में, और तीसरा वोल्टेज है VC, यहाँ माइनस लगाया है, ठीक है, माइनस क्योंकि पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है। सो माइनस आईसी इंटू आर एल प्लस VCC माइनस VC इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन दिस पर्टिकुलर आउटपुट सर्किट। ओके, तो इस ट्रांजिस्टर का वर्किंग और इस ट्रांजिस्टर का वर्किंग पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। लास्ट ईयर तुमने पढ़ा होगा, हर ट्रांजिस्टर के तुम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो। ओके, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसा ग्राफ, एक पर्टिकुलर ग्राफ इन बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, दैट इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब द ग्राफ इन बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज, और इन बिटवीन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब द ग्राफ इन बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट, दैट इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स टर्म्स तुमने सेकेंड ईयर में देखा होगा। ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हम ग्राफ पढ़ते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब द ग्राफ इन बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, दैट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब द ग्राफ इन बिटवीन इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, दैट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो तुमने इस सीई मोड और एनपीएन ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेकंड ईयर में पढ़े होंगे। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसा ग्राफ, बता द ग्राफ इन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। उस ग्राफ को हम VI कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट। तो ग्राफ इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इन ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, इट इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस ट्रांजिस्टर के लिए तुमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं कि इस ट्रांजिस्टर के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो देखो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक ग्राफ होता है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में। तो देखो ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, आउटपुट करंट। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या है, VCE, ठीक है, VCE इज आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट करंट क्या है, IC, ठीक है, ये कलेक्टर करंट है, आउटपुट करंट। ओके, सो ये हो गया VCE वर्सेस IC। ओके, दिस इज द ग्राफ इन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, दिस ग्राफ इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को तुमने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में, कैसा ग्राफ दिखता है VCE एंड IC के बीच में, सेकंड ईयर में तुमने पढ़ा होगा। फिर से मैं बता रहा हूं, ये ग्राफ दिखता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे आता है, तुम क्या करते हो, इनपुट करंट IB, ये IB आ रहा है,
इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हो और आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मेजर करते जाते हो। तो पहले क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज के साथ आउटपुट करंट बढ़ता है, फिर सैचुरेट हो जाता है। फिर तुमने बेस करंट बढ़ाया, फिर और वी आई मेजर किया, तो पहले वी बढ़ाओगे तो आई बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर सैचुरेट हो जाएगा। फिर तुमने इनपुट बेस करंट बढ़ाया, फिर तुम्हें क्या होगा, वीसी के साथ आईसी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब पहले क्या हो रहा है, आईसी बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है। अलग अलग बेस करंट फॉर डिफरेंट बेस करंट्स। तो बेस करंट्स तुम बढ़ा रहे हो, IB1 बेस करंट कम है, IB2 उससे ज्यादा है, IB3 उससे ज्यादा है, IB4 उससे ज्यादा और IB5 सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम एक बेस करंट को कांस्टेंट रख रहे हो और फिर वोल्टेज के साथ कलेक्टर करंट मेजर कर रहे हो। तो वोल्टेज बढ़ रहा है, कलेक्टर करंट बढ़ रहा है इनिशियली, देन सैचुरेट हो रहा है। फिर तुमने बेस करंट बढ़ाया, फिर तुमने क्या किया, एक VCE बढ़ाते गए और IC मेजर करते गए, फिर सैचुरेट हो गया। तो इस तरीके से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर दिखता है अलग अलग बेस करंट्स पे। बेस करंट बढ़ाओगे तो IC बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद IC कांस्टेंट हो जाता है। सभी ग्राफ से, कितने ग्राफ से, 1 2 3 4 5। ये डॉटेड लाइन मत देखो, सिंपल लाइन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ग्राफ्स है फॉर 5 डिफरेंट बेस करंट्स। ओके, 5 डिफरेंट बेस करंट पे ट्रेंड सेम है। पहले IC बढ़ रहा है, ये IC है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है, VC वोल्टेज। मतलब वोल्टेज के साथ IC बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट, बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट, बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट, मतलब सैचुरेट हो रहा है। ओके, ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। ओके, दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स VCE वर्सेस IC। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये VCE क्या है, आउटपुट वोल्टेज, IC क्या है, आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का जो ग्राफ होता है उसको बोलेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेजर कब कैसे करते हैं, IB, ये जो बेस करंट है उसको कांस्टेंट रखते हैं और फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं और मेजर करते हैं VCE वर्सेस IC। फिर बेस करंट बढ़ाते हैं, फिर फॉर सपोज करो ये IB1, यहाँ पे मैंने कोई भी IB1 5 माइक्रो एम्पियर दे दिया करंट, फिर मैं मेजर करूंगा VCE वर्सेस IC। IB2 फिर बढ़ा दिया मैंने, 7 माइक्रो एम्पियर दे दिया, फिर क्या मेजर करूंगा मैं, VCA वर्सेस IC ग्राफ फिर मेजर करूंगा। ठीक है, फिर मैंने बेस करंट बढ़ाया, तो एवरी इंक्रीज इन बेस करंट वी हैव टू मेजर द IC वर्सेस VCE। एज वोल्टेज इंक्रीजेस, IC इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन वैल्यू एंड आफ्टर दैट इट इज सैचुरेटेड। तो हर ग्राफ क्या हो रहा है, सैचुरेट हो रहा है। तो इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज इट इज द ग्राफ इन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट एट द कांस्टेंट बेस करंट वैल्यू। ओके, तो ये तो हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर रेंज तक IC बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है। तो जहां तक IC बढ़ता है, ओके, उस पॉइंट, एक पॉइंट के बाद IC कांस्टेंट होता है। तो एक लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सैचुरेशन लाइन। ठीक है, वो सैचुरेशन लाइन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी एक ये इक्वेशन देखो, -ICRL प्लस VCC माइनस VCE इक्वल टू 0। अभी हमने ये किरचॉफ लॉ से ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताया मैंने कि इस तरीके से ये ग्राफ दिखेगा। ठीक है, ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, वो कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनो। उस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए अब इस इक्वेशन की तरफ ध्यान दो, -ICRL प्लस VCC माइनस VCE इक्वल टू 0। ओके, अभी मान लो इस इक्वेशन में मैं इस IC करंट को 0 करता हूँ, व्हेन IC इज 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, -IC इंटू RL क्या होगा, 0। ठीक है, सो सपोज व्हेन IC इक्वल टू 0, जब IC 0 होगी इस इक्वेशन में तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या, VCC माइनस VCE इक्वल टू 0, सो VCC इक्वल टू VCE हो जाएगा। इफ IC इज इक्वल टू 0 तो ये टर्म 0, देन VCC इक्वल, ये VC इस साइड में चला गया तो VCC इक्वल टू VCE। मतलब जब IC 0 है तो VCC का वैल्यू क्या होगा, VCE। ठीक है, तो VCE का वैल्यू क्या होगा, VCC, या फिर VCC का वैल्यू क्या होगा, VC। जब IC 0 है तो देखो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस पॉइंट को, व्हेन IC इज इक्वल टू 0। जब IC 0 है तो ये ग्राफ की तरफ देखो, जब IC 0 है, ठीक है, तो IC 0 है तो हमको पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पे।
ठीक है, आईसी मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू। अगर वाई एक्सिस की वैल्यू 0 है तो हमको पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पे मिलेगा। मतलब जब आईसी 0 है तो हमको पॉइंट कहाँ मिलेगा, वीसीई। वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी, तो हमको पॉइंट क्या मिलेगा, वीसीई की लाइन पे मिलेगा। यहाँ पे सपोज करो वो पॉइंट यहाँ पे है वीसीसी। ओके, व्हेन आईसी इक्वल टू 0 द वी विल गेट द पॉइंट हियर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वीसीसी बिकॉज वीसीई इक्वल टू वीसी। तो ये वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या है, वीसीई मतलब आउटपुट वोल्टेज। सो वीसीई इज इक्वल टू वीसीसी हो जाएगा। देखो वीसीई इक्वल टू वीसीसी व्हेन आईसी इक्वल टू 0। जब आईसी 0 है तो पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पे। आईसी क्या है, वाई एक्सिस वैल्यू है। जब वाई एक्सिस वैल्यू 0 रहेगी तब हमको पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पे। और उस पॉइंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वीसीसी, बिकॉज वीसीसी इक्वल टू वीसी। सो वीसीसी इक्वल टू वीसी मतलब एक्स एक्सिस पे वीसी की वैल्यू है और उस पॉइंट पे वैल्यू क्या रहेगी, वीसीसी, बिकॉज वीसीसी इक्वल टू वीसी। ओके, ये हो गया, एक पॉइंट मिल गया हमको ग्राफ पे। अब दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा, देखो अगर मैंने वीसी को 0 किया, मतलब आउटपुट वोल्टेज को 0 किया, वीसी को 0 किया, इस आउटपुट वोल्टेज को 0 किया इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस आई सी आर एल प्लस वीसीसी इक्वल टू 0। अगर उस वीसी से ये इस पार्ट को इधर साइड लेके गया तो मिलेगा माइनस आई सी इंटू आर एल इक्वल टू वीसीसी। सो आई सी की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या मिलेगी, वीसीसी अपॉन आर एल। ओके, इसका मतलब जब IC 0 था इस इक्वेशन में मैंने पुट किया तो VCC VCA की इक्वल मिला। बट जब इस इक्वेशन में मैं इस टर्म को 0 करूंगा VCE को, तो हमको IC की वैल्यू क्या मिलेगी, IC की वैल्यू मिलेगी VCC अपॉन RL। इस इक्वेशन में, येलो कलर वाले इक्वेशन में देखो, जब VCE 0 करूंगा तो IC की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी VCC अपॉन RL। ठीक है, IC की वैल्यू मिलेगी VCC अपॉन RL। तो इस पॉइंट को हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, IC को देखो VC 0 है, VC 0 मतलब x एक्सिस की वैल्यू 0 है, तो हमको पॉइंट कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पे। VC मतलब x एक्सिस की वैल्यू, अगर x एक्सिस की वैल्यू 0 है तो हमको पॉइंट कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पे। और हमारा पॉइंट कौन सा होगा, IC इक्वल टू VCC अपॉन RL। तो ये IC मतलब y एक्सिस वाला वैल्यू, ओके, IC मतलब ये y एक्सिस, तो वहां पे हमको पॉइंट मिलेगा VCC अपॉन RL। तो वो पॉइंट कहाँ मिलेगा, वहां, ये यहाँ पर पॉइंट मिलेगा वो। ठीक है, मतलब जब आउटपुट वोल्टेज 0 था तो पॉइंट मिला यहाँ पे, जब आउटपुट करंट 0 था पॉइंट मिला यहाँ पे। ठीक है, तो x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट मिला हमको, VCC, बिकॉज इट इज इक्वल टू VC यहाँ पे। y एक्सिस पे हमको कौन सा पॉइंट मिला, IC इज इक्वल टू VCC अपॉन RL, मतलब VCC अपॉन RL, IC वाले एक्सिस पे यहाँ पॉइंट मिला। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, लोड लाइन, DC लोड लाइन। दिस, if we join these 2 points, one point is at VCC, other point it is at VCC upon RL, ये दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक ऐसे नेगेटिव स्लोप वाली लाइन मिलती है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, ऐसी है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन मिलती है इसको बोलते हैं लोड लाइन। ओके, हमारे सर्किट में AC सिग्नल नहीं है, नो सिग्नल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, DC लोड लाइन, क्योंकि ये सर्किट किसके वजह से चल रहा है, DC पावर सप्लाई की वजह से, DC बैटरी की वजह से। 2 बैटरीज लगाए हमने, AC सिग्नल नहीं है, नो सिग्नल, AC सिग्नल नहीं है, सिर्फ DC से ये सर्किट चल रहा है, इसलिए इस लाइन को क्या बोलेंगे, DC लोड लाइन। ये लाइन इस तरीके से ये 2 पॉइंट को जोड़ के बनाई है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड DC लोड लाइन। ओके, ये हो गया DC लोड लाइन। ओके, तो ये DC लोड लाइन समझे, हमने 2 पॉइंट यहाँ एक x एक्सिस पे एक पॉइंट निकाला ये इक्वेशन की मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, y एक्सिस पे पॉइंट निकाला विद द हेल्प ऑफ सेम इक्वेशन, we have joined these two points and we will get one line, one straight line having negative slope. That line is called load line. Okay, this is called load line. Okay, अब देखो यहाँ पे ये ग्राफ की तरफ देखो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, VC बढ़ा रहा हो, IC बढ़ रहा है, सैचुरेट हो रहा है, बढ़ रहा है फिर सैचुरेट हो रहा है। तो जिस पॉइंट से IC सैचुरेट होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये पहला ग्राफ, यहाँ इस पॉइंट से IC सैचुरेट हो रहा है, दूसरा ग्राफ देखो यहाँ पे पॉइंट से सैचुरेट, तो उस पॉइंट से ज्वाइन करके एक लाइन बनाते हैं हम, उस लाइन को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन लाइन। ये वाली लाइन देखो, क्योंकि देखो यहाँ इसके बाद सैचुरेट, इसके बाद सैचुरेट, इसके बाद सैचुरेट,
इसके बाद सैचुरेट मतलब कांस्टेंट, इसके बाद सैचुरेट हो रहा है। तो ये जो लाइन है, यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, दिस लाइन इज कॉल्ड सैचुरेट लाइन। व्हाई इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड लाइन? बिकॉज आफ्टर दिस लाइन ऑलमोस्ट आईसी विल बी सैचुरेटेड। आईसी क्या है? ये आईसी मतलब आउटपुट करंट इस लाइन के पॉइंट के बाद एकदम सैचुरेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन लाइन। इसको क्या बोलेंगे? सैचुरेशन लाइन। और ये सैचुरेशन लाइन ये ऐसी होती है, ठीक है, ये सैचुरेशन लाइन हो गया। ये सैचुरेशन लाइन मतलब इस लाइन के बाद आईसी सैचुरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन लाइन। और सैचुरेशन लाइन के बाद इतना जो रीजन दिख रहा है, जो सैचुरेट हो गया उस रीजन को क्या बोलते हैं? एक्टिव रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। ये लाइन को मतलब सैचुरेशन लाइन के बाद वाला जो रीजन है, जो एरिया है, उसको बोलेंगे एक्टिव रीजन। ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ही काम करता है, ठीक है। एक्टिव रीजन इसलिए क्योंकि द ट्रांजिस्टर इज वर्क्स इन दिस रीजन दैट इज कॉल्ड आफ्टर सैचुरेशन, मींस ट्रांजिस्टर वर्क्स आफ्टर सैचुरेशन एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एक्टिव रीजन वेयर द ट्रांजिस्टर works. Okay, this is saturation line and this all region is called active region. This line is called DC old line, DC load line. ओके, अब क्या हो गया? ये डीसी लोड लाइन है, ये एक्टिव रीजन है, ये सैचुरेशन लाइन है, ये सब तुमको समझ में आ गया। सैचुरेशन लाइन क्या है, एक्टिव रीजन क्या है, ठीक है। एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर वर्क करता है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसी ग्राफ पे मैं ऑपरेटिंग पॉइंट बताऊंगा। एक्चुअली ऑपरेटिंग पॉइंट होता क्या है, ये देखो, ये वीसीसी यहाँ पे है, ठीक है। वीसीसी यहाँ पे, यहाँ से ये देखो 0 से यहाँ तक वीसीसी है, ठीक है। तो इसका जो हाफ पोर्शन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, करीबन यहाँ पे आएगा हाफ पोर्शन। वीसीसी यहाँ है, 0 यहाँ पे, यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ 0, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ वीसीसी है, इसका हाफ पोर्शन कहाँ है? यहाँ पे। तो हाफ पोर्शन से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया ऊपर की तरफ, ठीक है। इफ हाफ पोर्शन से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऊपर की तरफ, और दो परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर। देखो कैसे, ये ऐसे, ठीक है। ये देखो, यहां से यहां तक हाफ पोर्शन यहाँ है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहां पे जो पॉइंट मिलता है, ठीक है, ये कौन से, ये यहाँ पे देखो, ये ग्राफ जो जा रहा है थर्ड नंबर के ग्राफ पे ये जो पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर। दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्यू पॉइंट, क्विंसेंट पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर। मतलब द पॉइंट शुड बी ऑन द लोड लाइन, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए? लोड लाइन के ऊपर। ये लोड लाइन है, उसके ऊपर जो पॉइंट हमको मिला Q, वही पॉइंट हमारे ग्राफ के ऊपर भी है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है उसी के ऊपर ये पॉइंट है, और वही पॉइंट लोड लाइन के ऊपर भी है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर, दैट इज कॉल्ड क्विसेंट पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट, ओके, क्यू पॉइंट ऑफ दी ट्रांजिस्टर। तो इस पॉइंट पे ही ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है। तो इस पॉइंट पे VC की कुछ वैल्यू होती है और IC की कुछ वैल्यू होती है। तो द पॉइंट एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VC इन IC व्हेन नो AC सिग्नल इज अप्लाइड, दिस पॉइंट इज ऑन द लोड लाइन एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट पे ही ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है। इसलिए अगर हमारा ट्रांजिस्टर हमारा गुड है, अच्छा ट्रांजिस्टर है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, जहां है उसी जगह रहेगा, उसी प्लेस पे। द ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी स्टेबल। इफ आवर ट्रांजिस्टर इज गुड, आवर ट्रांजिस्टर वर्किंग इज गुड, then transistor point, that is operating point, should be stable। वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ट्रांजिस्टर कभी कभी गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होता है। या फिर एक ट्रांजिस्टर की जगह तुमने दूसरे ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया, तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होगा, या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है या नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ओके। लेकिन एक स्टेबल ट्रांजिस्टर के लिए, एक अच्छे ट्रांजिस्टर के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल होना चाहिए, ओके। ऑपरेटिंग पॉइंट रेस्ट पे रहना चाहिए, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होते जा रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ या बहुत सारे एक्सटर्नल कंडीशन के साथ, तो उस ट्रांजिस्टर को अनस्टेबल ट्रांजिस्टर बोलेंगे। वो ट्रांजिस्टर स्टेबल नहीं है। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल तो ट्रांजिस्टर स्टेबल, ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल नहीं तो ट्रांजिस्टर स्टेबल नहीं। इसका मतलब अगर ट्रांजिस्टर को अच्छे से वर्क करना है, अगर ट्रांजिस्टर तुम्हारा अच्छा है, ट्रांजिस्टर स्टेबल है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट बराबर उसी जगह पे एकदम मिड पॉइंट पे रहना चाहिए, ठीक है। इस लोड लाइन के मिड पॉइंट पे, या फिर यहाँ पे मतलब
इस केस में अगर ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे रहना चाहिए एग्जैक्टली स्टेबल, और जहां पर भी है वहां से मूव नहीं होना चाहिए, अप भी नहीं जाना चाहिए और डाउन भी नहीं जाना चाहिए फॉर स्टेबल ट्रांजिस्टर। तो ऑपरेटिंग पॉइंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब और शुड नॉट बी डेविएटेड और शुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट पोजीशन। ओके, लेकिन क्या होता है जब ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है या तुम एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करते हो तो ऑपरेटिंग पॉइंट कभी कभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस क्यू इज ऑपरेटिंग पॉइंट। अगर मान लो कि ऑपरेटिंग पॉइंट अगर शिफ्ट हो गया ऊपर तो तुम्हारे जो ग्राफ्स है, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राफ है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, दिस डॉटेड लाइंस आर द ग्राफ शिफ्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर तुम्हारे ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुए, रिजल्ट्स तुम्हारे अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुए, तो ऑपरेटिंग पॉइंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। तो देखो ये मेन ऑपरेटिंग पॉइंट क्या था, Q, लेकिन तुम्हारा अगर ग्राफ शिफ्ट हो गया, अगर तुम्हारा ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ गया तो सारे ग्राफ्स ऊपर की तरफ जाएंगे। ये डॉटेड लाइन देखो शिफ्टेड ग्राफ्स, और वो जो पॉइंट है हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, डॉटेड लाइन पे दिखेगा दैट Q डैश इज द शिफ्टेड ऑपरेटिंग पॉइंट और Q इज द एक्चुअल ऑपरेटिंग पॉइंट। ओके, सो दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इसको ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब जो पॉइंट डीसी लोड लाइन पे होता है और उस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर VCE की वैल्यू होती है और उस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर IC की वैल्यू होती है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों वैल्यूज में वो ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट। तो देखो ऑपरेटिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, द वैल्यूज ऑफ IC एंड VC अंडर नो सिग्नल कंडीशन करस्पॉन्ड टू अ पॉइंट ऑन DC लोड लाइन दैट इज कॉल्ड Q और ऑपरेटिंग पॉइंट। मतलब द वैल्यूज ऑफ IC और VC, ये जो IC और VC की वैल्यू है इस पॉइंट पे, ये है VC की वैल्यू और इस पॉइंट पे है IC की वैल्यू इन नो AC कंडीशन। AC कंडीशन नहीं है, नो सिग्नल कंडीशन, मतलब AC सिग्नल जीरो है। द वैल्यूज ऑफ IC एंड VCE, ये IC और VCU की वैल्यू जो है ओके करस्पॉन्ड टू अ पॉइंट, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये VC की वैल्यू है, ये ICE की वैल्यू है। व्हेन देयर इज नो सिग्नल, व्हेन देयर इज नो AC सिग्नल इज अप्लाइड और दिस पॉइंट इज ऑन द लोड लाइन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट। देखो द वैल्यूज ऑफ IC एंड VCE, इस पॉइंट पे द वैल्यूज ऑफ IC एंड VCE अंडर नो सिग्नल कंडीशन करस्पॉन्ड टू अ पॉइंट ऑन DC लोड लाइन। DC लोड लाइन पे है ये पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट। इस तरीके से इस पॉइंट को बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। और ये ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे आया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर देख के हमने IC वर्सेस VCE एक DC लोड लाइन ड्रॉ की, और DC लोड लाइन पे जो हमको बीच में पॉइंट मिला दैट इज ऑपरेटिंग पॉइंट, Q पॉइंट। ओके, ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो वैल्यूज होती है VCE और IC की वैल्यूज, उसी वैल्यूज पे ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है। दैट्स व्हाई अगर तुम्हारा अच्छा ट्रांजिस्टर है तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, जहां है वही रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रांजिस्टर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग पॉइंट काफी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उस ट्रांजिस्टर को क्या बोलेंगे, अनस्टेबल ट्रांजिस्टर। तो ये हो गया ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग पॉइंट। ओके, तो आगे हम अभी, ये तो हो गया ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में बताया। ग्राफ अगर तुम्हें याद है तो तुम ऑपरेटिंग पॉइंट याद रख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली ये तो हो गया ऑपरेटिंग पॉइंट। ओके, और एक ट्रांजिस्टर का मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड थर्मल रनअवे। ये थर्मल रनअवे हम देखने वाले हैं। अभी तो तुमको पता चल गया कि ऑपरेटिंग पॉइंट एक्चुअली क्या है, ठीक है। सो देखेंगे कि अभी हम थर्मल रनअवे क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। ओके ओके, सो अभी हम जो एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखने वाले हैं, थर्मल रनअवे होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। वो अब एक फिनोमिना हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। अभी जो मैंने पढ़ा है वो ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट तुम्हें पता है कि अभी मतलब पता चल गया कि ऑपरेटिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। नाउ वील सी द थर्मल रनअवे। थर्मल मतलब क्या होता है, हीटिंग, ठीक है। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी। ओके, दैट इज कॉल्ड थर्मल हीट। ओके, रनअवे मतलब क्या है कि थर्मल हीट के वजह से जो प्रॉब्लम आती है ट्रांजिस्टर में, ठीक है, उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, थर्मल रनअवे, हीट के वजह से प्रॉब्लम। अब ये हीट आती कहां से है ट्रांजिस्टर में, और ये हीट की वजह से कौन सी प्रॉब्लम आती है ट्रांजिस्टर में, उसको पता करने के लिए ट्रांजिस्टर का मैकेनिज्म तुम्हें पता होना चाहिए, जो तुमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये देखो, ये सिंपल सा एक ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर,
तो इस ट्रांजिस्टर के बारे में इसका वर्किंग तुमको पता है, ठीक है। ये फिर से मैं वर्किंग बता रहा हूँ। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये है एन मतलब इमीटर रीजन वाला है, ये जो है इमीटर रीजन एन ये है बेस। ओके, बेस इज सैंडविच बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर, ठीक है। ये इमीटर है नेगेटिव, बेस है पॉजिटिव और इधर कलेक्टर है नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए मैंने बताया था कि इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ये देखो, ये इमीटर और ये बेस जंक्शन को क्या किया, फॉरवर्ड बायस से लगाया है। तो ये नेगेटिव, एन मतलब दैट इज इमीटर, इसको नेगेटिव के साथ अटैच किया है। पी मतलब बेस, उसको पॉजिटिव के साथ। ये बड़ी लाइन मतलब पॉजिटिव, छोटी लाइन मतलब नेगेटिव, बैटरी की, ठीक है। तो ये क्या है, इमीटर और बेस क्या है, फॉरवर्ड बायस में, और वैसे ही बेस एंड कलेक्टर है रिवर्स बायस में। ये क्योंकि एन है, एन को लगाया है नेगेटिव के साथ ना, सॉरी, एन को लगाया पॉजिटिव के साथ, ये एन है और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है। ये पॉजिटिव और एन मतलब एन को अगर पी के साथ लगाया, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, और ये है नेगेटिव, नेगेटिव को फिर पॉजिटिव के साथ लगाया, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, उसको पॉजिटिव के साथ लगाया, तो बेस और कलेक्टर जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस में, और इमीटर और बेस जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। पी को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाया। अब होता क्या है, इसके वर्किंग में तुमने पढ़ा होगा पहले भी, ट्रांजिस्टर का जब तुमने वर्किंग पढ़ा था तो एन रीजन जो है इमीटर का, उसमें होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसलिए नेगेटिव से डिनोट करते हैं इमीटर रीजन को, और इमीटर रीजन को हम हेवीली डोप करते हैं। तो हेवीली डोप करने के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इमीटर के पार्ट की तरफ, ये नेगेटिव। अब ये इमीटर के साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इमीटर को अटैच किया है मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और इमीटर के अंदर है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव और नेगेटिव रिपल्स होगा, ठीक है। तो रिपल्शन होने के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इमीटर के अंदर है, इमीटर वाले पार्ट में वो इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं बेस की तरफ। क्यों भागने लगते हैं, रिपल्शन के कारण, ठीक है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव है इमीटर, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ अटैच है। तो जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स है इमीटर के अंदर, वो नेगेटिव रिपल्शन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इमीटर के अंदर है, वो बेस जंक्शन की तरफ, बेस पार्ट की तरफ, ये देखो एरो, बेस की तरफ जाने लगते हैं। अब बेस एक्चुअली क्या है, बेस इज वेरी थिन, बेस है स्मॉल रीजन, वेरी थिन, और बेस इज लाइटली डोप्ड, इसलिए बेस को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, क्योंकि बेस में होते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, दैट इज होल्स, ठीक है। तो बेस किससे बना है, होल से बना है, और बहुत कम होल्स होते हैं उसमें, इसलिए हम बेस को लाइटली डोप करते हैं, ज्यादा डोप नहीं करते। जो ज्यादा हेवीली डोप होता है, जो वहां पे ज्यादा कैरियर्स होंगे, ठीक है। तो इमीटर क्या है, हेवीली डोप, इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इमीटर में। बेस को हम लाइटली डोप करते हैं, उसमें बहुत कम होल्स रहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मतलब होल्स रहते हैं बेस के अंदर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से भागने लगे, दौड़ने लगे और बेस के तरफ जाएंगे। अब बेस में क्या होते हैं, कुछ होल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, लेकिन अगर मान लो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इमीटर से, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होंगे और फिर भी 95 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। वो 95 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ जाएंगे। कलेक्टर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, ठीक है। क्यों कलेक्ट करेगा, क्योंकि कलेक्टर को हमने क्या किया है, कलेक्टर जंक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल से लगा है। पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इमीटर से बेस के थ्रू कलेक्टर में आ रहे हैं, वो कलेक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, क्योंकि कलेक्टर टर्मिनल हमने पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ लगाया, तो ये कलेक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करेगा, और इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट जनरेट होगा उसको बोलते हैं कलेक्टर करंट, दैट इज आईसी। ओके, तो आईसी का डायरेक्शन मैंने रिवर्स क्यों बोला है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो करंट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगा, क्योंकि करंट का जो चार्ज कैरियर का डायरेक्शन होता है उसका ऑपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो कलेक्टर में करंट जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, सॉरी कलेक्टर में चार्जेस जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट आएगा इस डायरेक्शन में, उल्टा।
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमीटर में देखो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इमीटर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, आई। तो आई है इमीटर करंट, आईसी है कलेक्टर करंट। और बेस का देखो, बेस का जो है करंट वो बेस की तरफ जा रहा है। ओके, सो ये होता क्या है एक्चुअली, ये देखो बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉन्स है इमीटर में से निकल के, बेस में से निकल के कलेक्टर की तरफ जाते हैं और ये ट्रांजिस्टर वर्क करता है। ओके, तो एक्चुअली ये जो सारे जो करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे आईसी और आईई, वो करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के कारण, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ये करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये करंट आ रहा है। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ये बात मैं मानता हूँ, ये बात तुम भी मानते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट आ रहा है और ट्रांजिस्टर का वर्किंग चल रहा है। लेकिन और एक बात इसमें होती है, बेस में क्या होता है, होल्स। होल्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ होल्स होते हैं कम, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ज्यादा, तो सारा का सारी चीजें यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। बट बेस के अंदर होल्स भी होते हैं, ठीक है, वो होल्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी मतलब कम होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। अब वो होल्स क्या करते हैं, होल्स भी अपना एक करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको, उस करंट को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है, आईसीबीओ, ठीक है, दिस करंट इज कॉल्ड आईसीबीओ, रिवर्स सैचुरेशन करंट। इस करंट को हम लीकेज करंट भी बोलते हैं, बिकॉज इस करंट का कुछ काम नहीं है, इस करंट का काम नहीं है, लेकिन ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है ट्रांजिस्टर में, किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, होल्स के वजह से। ये करंट का काम नहीं है, हमको कौन से करंट का काम है, आईसी का, कलेक्टर करंट का, वही आउटपुट करंट है, ठीक है, हमको आईसी का काम है, हमको आईसीबीओ का काम नहीं है। आईसीबीओ क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लीकेज करंट। और ये लीकेज करंट बेस पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो किस लिए, किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, होल्स के कारण। होल्स क्या है, माइनॉरिटी चार्जेस। तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट, लीकेज करंट यहां प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोड्यूस होना नहीं चाहिए। और ये जब लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है इस जंक्शन पे, ये बेस कलेक्टर जंक्शन है, बेस कलेक्टर जंक्शन, जब लीकेज करंट यहां प्रोड्यूस होता है तो इसके वजह से ये जो जंक्शन दिख रहा है, बेस, यहां पे बाउंड्री इन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, दैट इज जंक्शन। तो इस करंट के कारण जंक्शन हीट होता है, गर्म होता है, ठीक है, जंक्शन गर्म होने के कारण ये जो आईसी की वैल्यू है वो भी बढ़ती है। जितना लीकेज करंट बढ़ेगा, जितना रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट भी बढ़ता है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आईसीबीओ इतना इंक्रीज हो जाएगा कि जंक्शन का टेम्परेचर, ये जंक्शन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी, आईसीबी अपने वैल्यू से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब कलेक्टर करंट भी बहुत ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि आईसीबीओ ज्यादा है, लीकेज ज्यादा है, करंट, आउटपुट करंट भी बहुत बढ़ गया और इतना करंट इंक्रीज हो जाएगा कि ये जंक्शन इतना ज्यादा हीट हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर को डैमेज कर देगा। तो ट्रांजिस्टर जब डैमेज हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर वर्क करना छोड़ देगा, ठीक है। दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर कॉल्ड थर्मल रनअवे, इसी को बोलते हैं थर्मल रनअवे। थर्मल मतलब हीट, हीट के कारण जो प्रॉब्लम आती है ट्रांजिस्टर के अंदर, जो ट्रांजिस्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो ट्रांजिस्टर को डिस्ट्रक्ट कर देती है, जो ट्रांजिस्टर को खत्म कर देती है, उसको बोलते हैं थर्मल रनअवे। और वो थर्मल रनअवे हो किसके कारण रहा है? हीट के कारण। टेम्परेचर बढ़ रहा है, लीकेज करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये आईसीबीओ रिवर्स सैचुरेशन करंट, लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है और ये लीकेज करंट की क्वांटिटी बढ़ गई तो आउटपुट करंट भी बढ़ता है आईसी। और ये जो जंक्शन है कलेक्टर और बेस जंक्शन, ये बाउंड्री है, बहुत ज्यादा हीट होती है, एकदम गर्म हो जाता है, हीट डिसिपेट हो जाता है, पावर डिसिपेट होता है और इतना गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस गर्म होने के कारण ट्रांजिस्टर वर्क करना बंद कर देता है और ट्रांजिस्टर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन मतलब खुद से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हम डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, ट्रांजिस्टर खुद से अपने को, अपनी मौत खुद मर रहा है, ट्रांजिस्टर खुद मर रहा है, ठीक है। ट्रांजिस्टर को कोई मार नहीं रहा है, किसकी वजह से मर रहा है? आईसीबीओ की वजह से। आईसीबीओ जनरेट हो रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट आ रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है, वो बढ़ने के कारण जंक्शन हीट हो रहा है, जंक्शन हीट होने से आउटपुट करंट भी बढ़ रहा है और आउटपुट करंट अपनी लिमिट से बाहर चले गया, आईसीबीओ अपने लिमिट से बाहर चले गया और वो जंक्शन इतना हीट हो गया, इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि ट्रांजिस्टर डैमेज हो गया, ट्रांजिस्टर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड थर्मल रनअवे। अगर ट्रांजिस्टर को तुमको थर्मल रनअवे से बचाना है,
ठीक है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखना पड़ेगा। अगर ये आईसीबीओ रिवर्स सैचुरेशन करंट यहां बड़ा बेस के अंदर, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट किसके वजह से आ रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। किसके वजह से आ रहा है? होल्स की वजह से। अगर ये रिवर्स सैचुरेशन करंट को तुमने मेंटेन कर दिया, तुमने उसको ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, तो आउटपुट करंट नहीं बढ़ेगा, और आउटपुट करंट अपने लिमिट के अंदर रहा तो ट्रांजिस्टर डैमेज नहीं होगा। इस ट्रांजिस्टर को डैमेज होने से अगर बचाना है तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को अटैच करते हैं एक मेटल शीट के साथ। ट्रांजिस्टर को मेटल शीट के साथ अटैच होते हैं तो जितनी भी ट्रांजिस्टर से हीट निकलती है वो हीट क्या होता है, मेटल एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता। तो ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ेगा तो ट्रांजिस्टर डिस्ट्रॉय नहीं होगा और इसी से ऑपरेटिंग पॉइंट भी स्टेबल रहेगा। अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ा तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो मैंने बताया Q, वो ऊपर शिफ्ट होगा और शिफ्ट होते जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल नहीं है तो थर्मल रनअवे हो जाएगा ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर खुद डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो दिस सेल्फ डिस्ट्रक्शन फिनोमिना ऑफ ट्रांजिस्टर ड्यू टू ओवरहीटिंग कॉल्ड थर्मल रनअवे, और थर्मल रनअवे आईसीबीओ की वजह से होता है। तो देखो व्हाट इज थर्मल रनअवे, द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अनस्टेबिलाइज्ड ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको, क्योंकि स्टेबल ही नहीं है। अगर खुद ही मर रहा है वो, अगर स्टेबल होता तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता, खुद अपनी मौत नहीं मरता ट्रांजिस्टर अपनी मौत खुद मर रहा है क्योंकि उसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है, और रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट बढ़ने से वो क्या हो गया, ट्रांजिस्टर अनस्टेबल हो गया। ठीक है, लीकेज का एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब हम घर में गैस सिलेंडर लगाते हैं, अगर पाइप में थोड़ा सा होल हो गया स्मॉल, तो गैस निकलती रहती है, तो वो गैस यूटिलाइज नहीं हो रही है ना, वो गैस यूटिलाइज नहीं हो रही है। और जो गैस यूटिलाइज हो रही है उससे खाना तुम पका रहे हो, लेकिन तुमको लगता है कि वो सिलेंडर चलना चाहिए जितने दिनों तक, वो चलेगा नहीं क्योंकि गैस कंटिन्यूसली उसमें से लीक हो रही है। तो वो जो गैस लीक हो रही है उसका कोई फायदा है क्या? नहीं। अगर वो ज्यादा गैस लीक हो गई तो वो खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। वो अगर गैस ज्यादा लीक हो गई और ज्यादा वहां पे ओपन स्पेस नहीं है तो उसके वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी के वजह से अगर ट्रांजिस्टर में एक्सीडेंट किसके वजह से होता है, लीकेज करंट की वजह से। लीकेज करंट इतना बढ़ता है, हीट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, उसी के वजह से आउटपुट करंट बढ़ता है, और आउटपुट करंट अपने लिमिट से बाहर चले जाता है और ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाता है, ट्रांजिस्टर टेम्परेचर के वजह से खराब हो जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है और ट्रांजिस्टर अनस्टेबल हो जाता है। तो थर्मल रनअवे मतलब द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अनस्टेबिलाइज्ड ट्रांजिस्टर ड्यू टू जंक्शन टेम्परेचर एक्सीडिंग इट्स, जंक्शन टेम्परेचर मतलब कलेक्टर और बेस का जंक्शन जो होता है, बाउंड्री जो होती है उसकी टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है। एक्सीड मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इट्स रेटेड वैल्यू, रेटिंग जितनी है उससे ज्यादा बढ़ जाता है। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल रनअवे। तो थर्मल रनअवे समझने के लिए इक्वेशन देखो, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। या ICBO क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। अगर ये बढ़ रहा है तो IC बढ़ेगा, क्योंकि IC डिपेंड किस पे है, IB और ICBO पे। अगर ICBO मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये कहाँ होता है मैंने बताया, बेस के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से ये ICBO आता है, होल्स के वजह से। अगर ये ICBO बढ़ रहा है तो IC बढ़ेगा, और ये ICBO अपने लिमिट से बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आउटपुट करंट बढ़ जाएगा अपने लिमिट से ज्यादा और वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और बीटा क्या है, बीटा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर IC अपॉन IB। तो बीटा क्या है, IC अपॉन IB। और ये इक्वेशन को ध्यान में रखो, अगर ICBO इंक्रीज होगा, ये प्लस में है, ICBO इंक्रीज होगा तो IC भी इंक्रीज होगा, और IC अपने लिमिट से बाहर चले जाएगा। अगर बहुत ज्यादा लीकेज करंट हो गया, बहुत ज्यादा रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ गया तो IC काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और जंक्शन का टेम्परेचर एक्सीड हो जाएगा इट्स रेटेड वैल्यू से, ट्रांजिस्टर अनस्टेबिलाइज्ड हो जाएगा। इसको बोलते हैं थर्मल रनअवे। ओके, थर्मल रनअवे का कॉज क्या है, किसके वजह से, ICBO बढ़ने के वजह से। कॉज मतलब क्यों हो रहा है थर्मल रनअवे, ICBO बढ़ने की वजह से। व्हेन ICBO इंक्रीजेस, IC इज इंक्रीजेस बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू, अपने ज्यादा रेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा IC बिकॉज ऑफ ICBO, एंड हीट इज प्रोड्यूस एट द कलेक्टर जंक्शन, हेंस द जंक्शन टेम्परेचर राइसेस। तो हीट प्रोड्यूस होगी कलेक्टर जंक्शन पे और जंक्शन का टेम्परेचर अपने वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, दैट इज थर्मल रनअवे। ये होता किसके वजह से, ICBO के बढ़ने के वजह से। और ICBO बढ़ा मतलब IC बढ़ेगा, क्योंकि IC इज इक्वल टू IB प्लस B1 प्लस बीटा ICBO। ICBO बढ़ेगा तो IC भी बढ़ेगा और IC भी अपने लिमिट के बाहर चलेगा। इसलिए आउटपुट करंट को कंट्रोल करना जरूरी है। आउटपुट करंट को अपने लिमिट से बाहर जाने नहीं देना है। अगर लिमिट से बाहर जाने दिया तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, थर्मल रनअवे आएगा, जंक्शन का टेम्परेचर इतना
इतना बढ़ जाएगा कि ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा, वर्क करना छोड़ देगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगा। दैट इज कॉल्ड थर्मल रनअवे। तो थर्मल रनअवे को हाउ टू अवॉइड, कैसे अवॉइड करना है इस चीज को अवॉइड करने के लिए ट्रांजिस्टर, जो पावर ट्रांजिस्टर होते हैं उसके साथ क्या लगे होते हैं, मेटल शीट लगे होते हैं, ठीक है, यूजिंग हीट सिंक, उसको बोलते हैं हीट सिंक या मेटल शीट। तो ट्रांजिस्टर को थर्मल रनअवे से बचाना है तो ट्रांजिस्टर को अटैच करते हैं मेटल शीट, उसी को क्या बोलते हैं, हीट सिंक। हीट सिंक मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं मेटल शीट और ट्रांजिस्टर को एकदम डैमेज होने से बचाते हैं। सो थर्मल रनअवे को अवॉइड करना है तो ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करना पड़ेगा। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करना है तो तुमको आउटपुट करंट को उसके लिमिट से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना पड़ेगा, लीकेज को रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए तुमको हीट सिंक का यूज़ करना है। ट्रांजिस्टर को तुम अटैच करोगे हीट सिंक के साथ, मतलब हीट सिंक एक पर्टिकुलर मेटल होता है जो ट्रांजिस्टर के साथ अटैच करते हो, जितनी भी हीट जनरेट होती है वो मेटल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, उसको बोलते हैं हीट सिंक। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ थर्मल रनअवे। और थर्मल रनअवे से बचना है तो हीट सिंक का यूज करना पड़ेगा, मेटल शीट का। ओके, तो ये हो गया थर्मल रनअवे। पहले स्लाइड में हमने पढ़ा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर को, सेकेंड स्लाइड में हमने पढ़ा कि थर्मल रनअवे, थर्मल के कारण डैमेज होने वाले प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल रनअवे। ओके, थर्मल रनअवे के बारे में पढ़ा और उसको अगर अवॉइड करना है तो क्या कर सकते हैं, इसको हमने पढ़ा। ओके, अभी हम जो देखेंगे एक सिंपल सी चीज देखेंगे, बायस स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो ये हमने थर्मल रनअवे के बारे में पढ़ा। अभी एक ही बस 2 मिनट की चीज है, बायस स्टेबिलिटी क्या होता है, इसी से रिलेटेड पोर्शन है। अगर तुमको अगर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है, उस ऑपरेटिंग पॉइंट को अगर स्टेबल रखना है तो तुमको ट्रांजिस्टर का क्या करना पड़ेगा, स्टेबिलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर को क्या करना पड़ेगा, स्टेबिलाइजेशन, मतलब कि तुम्हारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़े। टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ भी रहा है फिर भी ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं हो रहा है, जहां का वही ऑपरेटिंग पॉइंट है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टेबिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस और वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स इज कॉल्ड स्टेबिलाइजेशन। मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट या फिर कोई भी ट्रांजिस्टर का पैरामीटर हम वेरी कर रहे हैं फिर भी ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेबिलाइजेशन। और स्टेबिलाइजेशन ऑफ ट्रांजिस्टर हम कैसे करते हैं, आउटपुट करंट को के वैल्यू को हम लिमिट कर देंगे, आईसीबीओ करंट, लीकेज करंट को ज्यादा होने नहीं देंगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, इसलिए उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेबिलाइजेशन। ऑपरेटिंग पॉइंट को तुमको स्टेबल करना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेबिलाइजेशन, सो दैट की टेम्परेचर वुड नॉट बी अफेक्ट ऑन दैट ऑपरेटिंग पॉइंट, और द वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर भी ऑपरेटिंग पॉइंट का कुछ बिगाड़ नहीं सके, कुछ भी नहीं कर सके। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टेबिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल which is independent on the temperature changes as well as which is independent of the change in the transistor parameters, that is called stabilization. ओके, स्टेबिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टेबल दैट ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेबिलाइजेशन, ताकि टेम्परेचर का उस पर कोई असर नहीं पड़े या फिर कोई भी ट्रांजिस्टर पैरामीटर हम वेरी कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेबिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। और स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट, मतलब आउटपुट करंट टू द लीकेज करंट, ठीक है। दिस इज स्टेबिलिटी फैक्टर। S इज इक्वल टू DICBO, मतलब IC अपॉन ICBO। IC मतलब आउटपुट करंट, आउटपुट कलेक्टर करंट, ICBO मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट, दोनों के रेशो को क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर। ओके, दिस इज स्टेबिलिटी फैक्टर। सो IC हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज कम होना चाहिए तभी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। सो IC शुड बी स्मॉल सो दैट S इज स्मॉल। अगर IC स्मॉल है मतलब आउटपुट करंट को हमने लिमिट कर दिया, लिमिट के बाहर जाने नहीं दिया, तो आउटपुट करंट स्मॉल रहेगा। तो आउटपुट करंट अगर स्मॉल है, ज्यादा बढ़ने नहीं दिया आउटपुट करंट को, तो S शुड बी स्मॉल। सो दिस इज गुड स्टेबिलिटी। तब हम बोलेंगे कि ट्रांजिस्टर इन गुड स्टेबिलिटी कंडीशन। अगर उल्टा है, IC ज्यादा है, ठीक है, इफ IC इज लार्ज then S will be large, and if S will be large then poor stability. अगर स्टेबिलिटी फैक्टर कम है तो गुड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा है तो पुअर स्टेबिलिटी।
तो स्टेबिलिटी फैक्टर, मोस्ट ऑफ द स्टेबिलिटी फैक्टर डिपेंड अपॉन आईसी एंड आईसीबीयू, ठीक है। सो आईसी शुड बी स्मॉल सो दैट एस शुड बी स्मॉल एंड गुड स्टेबिलिटी। आईसी अगर ज्यादा है तो एस लार्ज होगा, पुअर स्टेबिलिटी। सो दिस इज द स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर मींस रेशियो ऑफ collector current to the leakage current, the ratio of small change in collector current DIC and small change in leakage current, that ratio is called stability factor. If stability factor is small, good stability. If stability factor is large, then poor stability. तो इस तरीके से हमने आज 3 पोर्शन पढ़े। 3 पोर्शन में एक ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ा, उसको पढ़ाने के लिए मैंने लोड लाइन बताया और वो पॉइंट होता है। सेकंड मैंने थर्मल रन अवे, थर्मल के कारण सेल्फ डिस्ट्रक्शन डैमेज होता है ट्रांजिस्टर, दैट इज कॉल्ड थर्मल रन अवे। और तीसरा पॉइंट बताया स्टेबिलाईजेशन, अगर ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेबिलाईजेशन। और स्टेबिलिटी फैक्टर जो है, जो रेशियो है DIC अपॉन DICBO शुड बी स्मॉल, रेशियो स्मॉल होना चाहिए, तभी जाके ट्रांजिस्टर को हम बोलेंगे कि ट्रांजिस्टर हैविंग गुड स्टेबिलिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। वी हैव लर्न बायस स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलाईजेशन क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, ये हमने देखा, ओके। और साथ साथ में हमने क्या देखा, थर्मल रनअवे क्या होता है वो देखा, ओके। थर्मल, वी हैव स्टडीड थर्मल रनअवे, ओके, एज वेल एज दिस इज थर्मल रनअवे एंड हाउ टू अवॉइड द थर्मल रनअवे। जस्ट यू कैन यूज द हीट सिंक्स और मेटल sink to avoid the thermal runaway. Or thermal runaway means self destruction of unstabilized transistor because the junction temperature rises beyond a certain value, and the output current cross its limit, and because of that the self destruction of unstabilized transistor, because of that the junction temperature rises, and because of that self destruction is possible in the transistor. And to avoid this self destruction we have to use the metal sink. Okay, this is thermal runaway. For understanding the thermal runaway, I have told the mechanism, how to operate or what is the operation of NPN transistor, what are the majority charge carriers, what are the minority charge carriers, how this transistor operates. Okay, I have already told. Okay, and in starting of the lecture we have studied about the load line and operating point. And for understanding of that load line, I have quoted the example of NPN transistor, and I have quoted the working. And according to Kirchhoff voltage law, we have find out 2 points on this graph, and by joining these 2 points we got load line. And in the middle of the load line, exactly at the perpendicular from this half of the portion, we have got Q, that is called operating point. If suppose the temperature rises, or if you replace this transistor with another transistor, then graph shifts upward, then operating point can shift in upward direction. The shifted operating point is Q dash. So what is operating point? The point at a point on the load line where the IC and VC values are no signal condition. When AC signal is 0, we will get 2.2 values VC and IC at a particular point, Q point on load line. That point is called operating point or Q point or quiescent point. Okay, so today that's it. That's it about the operating point, thermal runaway and bias stability. So what queries, any queries you can ask? Any query? आज कुछ लंबा लेक्चर हो गया, फिर भी कोई क्वेरी है तो पूछो। आज के पोर्शन स्मॉल थे बट थोड़ा समझाने के